हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो कि मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने बहुत से प्रीवियस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम जब डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेपर प्रेशर। जो मैंने आपको लास्ट डिस्कशन किया उसके बीच में मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक में देखा है कि टेम्परेचर इफेक्ट ली चैटेलियर प्रिंसिपल से डिस्क्राइब किया गया है, जो कि बहुत छोटी सी मतलब 2-3 लाइन की एक सफिशिएंट सी डिफिनेशन है। तो बच्चों, जो मेरे वीडियोस जो बच्चे कंटिन्यू रो में देख रहे हैं या फिर जो नहीं देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि वो कंटिन्यू रो में देखें, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ली चैटेलियर प्रिंसिपल को उसकी डेल्टा एच की वैल्यू के बेसिस पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और 2 लॉज को पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसमें कौन कौन सी 2 चीज़ें आ रही हैं आप देख रहे हैं। एक आपका है क्या है वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हमने बात करी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड में वेपर प्रेशर हम देख रहे हैं। तो वेपर प्रेशर होता क्या है भाई? वेपर प्रेशर एक तरह का इस काइंड ऑफ फोर्स एंड वेपर विच इज क्रिएटेड बाय जनरेटेड बाय वेपर्स। ठीक है। तो इसमें जो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम इसमें बेसिकली 2 तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम पहला जो हम बात करेंगे वो होगा लिक्विड इनटू लिक्विड, यानी कि जिसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड हैं। और जो दूसरा होगा हमारा सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हमारा कंपोनेंट, अब ये जो लिक्विड है ये क्या कहते हैं, हमको इन दोनों में हमें कंपोनेंट को देखना है कि हम यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो किस तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी को और बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम वेपर प्रेशर को समझते हैं। वेपर प्रेशर क्या है? अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है। तो ये जो हमारा कोई भी जैसे एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में हमने एक बड़ा सा कंटेनर है। मान लीजिए कि 9 मिली अगर आप कोई भी आप चाय बना रहे हो, ठीक है, मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ। चाय बना रहे हो तो आपने उसके अंदर पानी को बॉयल किया और मैं इसमें पानी लिया हुआ है मैंने। ठीक है, पानी को हमने हीट कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बर्नर है, ये बर्नर क्या कर रहा है, उसको हीट कर रहा है। ठीक है, ये हीट हो रहा है, इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं। जब हीट होगा भाई तो पानी तो क्या बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। ठीक है, वेपर्स बनेंगी। तो अगर मान लीजिए कि इस वेपर को हम ऐसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें, इस जो कंटेनर को हम ओपन छोड़ दें, तो इस कंटेनर को ओपन छोड़ने से क्या होगा भाई, ये जो वेपर बन रही है ये पूरी वेपर एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। बट अगर हम इसके ऊपर एक लिड लगा दें, ठीक है, हमने इसके ऊपर एक लिड लगा दी। ठीक है, ये लिड लगा दी और इसको हम खूब हीट कर रहे हैं, खूब अच्छे से हीट कर रहे हैं, लेकिन तब भी वेपर बन रही है। तो अब जो वेपर बनेगी वो वेपर क्या है भैया, उसके मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा एनर्जाइज्ड हैं। तो वो जो इसकी जो लिक्विड की अपर लेयर है, ठीक है, ये अपर लेयर है, उसके ऊपर क्या करेगी, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो ये इस तरह का जो प्रेशर जनरेट होता है वेपर्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे हम एक क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लोज कंटेनर में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ वेपर्स, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया कि हमने 2 तरह के सॉल्यूशन की बात करी, लिक्विड इनटू लिक्विड एंड सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, दूसरा। तो अब इसमें हम 2 टर्म और आएंगे, एक आएगा बाइनरी सॉल्यूशन और एक आएगा वोलेटाइल लिक्विड। तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी का मतलब 2। ठीक है, और वोलेटाइल क्या होता है बच्चों? वोलेटाइल वो लिक्विड्स होते हैं जो बहुत ही ईजिली एवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो नहीं होते। तो गर्ल्स के लिए तो वोलेटाइल लिक्विड्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर, वो एक वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है, हमको क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। ये भी एक प्रोसेस है
जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि वोलेटाइल लिक्विड बेसिकली क्या होते हैं डेफिनेशन के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके कोई भी टर्म को आई डोंट वांट टू स्किप, सो आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम। और क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड एक छोटी सी चीज़ है, बट इसको 9th स्टैंडर्ड में भी किसी किसी सिलेबस में बताया जाता है, कहीं कहीं पर 11th में भी बताया जाता है, बट हम यहाँ पे भी उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वोलेटाइल लिक्विड की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए बच्चों, वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर बहुत ही ईजिली, यानी नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर ईजिली एवापोरेट हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बहुत ही जनरल सा एग्जाम्पल बताया जो कि है नेल पेंट रिमूवल, ठीक है। हम अगर स्पेसिफिकली देखें तो ये जो हमारी अल्कोहल है उसके अंदर भी ये अल्कोहल भी वोलेटाइल लिक्विड है, वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बहुत ईजिली जो है वेपर के फॉर्म में आ जाती है, पेट्रोल, ठीक है। और जो भी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा जो दूसरा है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब इसी का जस्ट अपोजिट होगा, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं, मतलब कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स डू नॉट evaporate at normal temperature means room temperature, ठीक है। वो evaporate वेपराइज नहीं होते हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर वेपराइज नहीं होते हैं, तो वो नॉन वोलेटाइल कहलाते हैं, ठीक है। बस एक जनरल सा एक डेफिनेशन है। और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो कितना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर और ना ही प्रेशर पर वेपराइज होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक जो एग्जाम्पल है वो है आपकी ग्लिसरीन, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें देखी, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड। अब हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। तो बच्चों, अब जो मैं बताऊंगी आपको वेपर प्रेशर की प्रॉपर सी डेफिनेशन, एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, जो कि हमको पढ़ना है अभी। तो बच्चों, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को उसको आप राइट भी कर सकते हैं, अच्छी जगह अच्छी तरह से कहीं पे भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा। वेपर प्रेशर को हम इक्विलिब्रियम वेपर भी बोलते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम वेपर का मतलब कि ऐसा सिस्टम बन रहा है जो कि एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है बच्चों, एक ऐसा सिस्टम जो कि क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और बाहर का टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, और अंदर का टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो यहाँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप है। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एकदम इक्वल होना, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन वो है कि जो इज़ अ वेपर प्रेशर इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ठीक है। जो वेपर के जरिए से क्या होता है, एक्सर्ट होता है इन अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर। यानी कि कोई सिस्टम है जिसमें एक थर्मोडायनेमिक, जो कि एक क्लोज सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप है। और उस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के सेटअप होने के बाद क्या हो रहा है कि उसमें हम आप उसको हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद क्या हो रहा है, वेपर बन रही है, वेपर बनने के बाद वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो जब हम पानी को हीट करते हैं तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो हमारी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे पानी, मतलब पानी जो होता है वो पूरा तो वेपराइज नहीं होता है ईजिली, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वेपराइज होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं इनिशियल स्टेज में। एक स्टेज ऐसी आती है कि धीरे धीरे होते होते अगर वो लिड पूरी तरह से आपने अच्छे से कवर करके रखी है तो भी क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरी तरह से वेपराइज होकर मतलब पानी बिल्कुल फिनिश हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये आपने देखा होगा, जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है जब हम वेपराइजेशन स्टार्ट होता है तो उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेपर की फॉर्म में आते हैं, वो अपर सरफेस के होते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स जो जैसे कि हमारा कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में जो ऊपर की सरफेस है वही यहाँ के मॉलिक्यूल्स, और जो नीचे है यहाँ के मॉलिक्यूल्स, ये एक दूसरे को अच्छी तरह से बांधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है। और ऊपर वाले जो है वो एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ते नहीं है। ये अपर सरफेस हो गई इसकी, और ये क्या हो गई, लोअर सरफेस हो गई, ठीक है।
तो लोअर सरफेस वाले क्या होते हैं, वो जल्दी एवापोरेट नहीं होते हैं, जबकि अपर सरफेस वाले एवापोरेट हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। तो खैर वो आपको नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब इस वेपर प्रेशर के बारे में हम इसकी बेसिस पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब शुरुआत होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने टर्म बोला था इक्विलिब्रियम सेटअप होना और ये सारी चीज़ें, तो वो मैं प्रैक्टिकली तो करके नहीं दिखा सकती, बट मैं अपने बोर्ड पर आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, बाइनरी मीन्स 2, और ये जो दोनों कंपोनेंट होंगे ये क्या होंगे, वोलेटाइल लिक्विड्स। क्योंकि हमने जो शुरू किया है वो हमने कौन से सॉल्यूशन को शुरुआत कर रहे हैं, हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड इनटू लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिक्विड इनटू लिक्विड लिया हुआ। ठीक है, ओके, ये आपको समझना है। अब हमने यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पे जो बात हो रही है भाई होता क्या है। हमने एक कंटेनर लिया प्यारा सा, इस कंटेनर के अंदर हमने 2 कंपोनेंट लिया, एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, और दोनों क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। इनके अंदर हमने 2 सॉल्यूशन डाला, बाइनरी सॉल्यूशन हमारा ये है। ठीक है, ये क्या है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, और ये क्या है, दोनों क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, अब इस सिस्टम के ऊपर लिड लगा दिया हमने और हमने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वेपर बनती है। ठीक है, वेपर बनती है, प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो हीट बनना स्टार्ट यानी कि हीट होना स्टार्ट हुआ, फिर वेपर बनना स्टार्ट हुई, वेपर ने प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट किया। तो ये पूरा सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम, इसमें हमने वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो अब इसमें जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर क्या है, 2 कंपोनेंट की वजह से है। और जो मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे हैं, वेपर बनने के बाद जब कोई भी, हमने यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन ये भी जनरेट हो सकता है कि वोलेटाइल लिक्विड्स जो है हम क्यों से वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि वोलेटाइल लिक्विड बहुत ही इजीली एवापोरेट यानी वेपर फॉर्म में आ जाते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो इसलिए हम वोलेटाइल लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने वोलेटाइल लिक्विड जब लिया तो उससे वेपर बनी, वेपर बनने के बाद क्या हुआ कि जब थोड़ी देर के बाद वेपर बन जाती है तो जब वेपर ठंडी होती है, ठीक है, जब वो कंटेनर की लिड से लगेगी तो अंदर इसके टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो कुछ हद तक जब वो ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद हल्का सा कंडेंस होती है, वो फिर से वो वाटर फॉर्म में आती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर बन रही है और फिर वेपर से क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है। तो इसमें एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गई। इसी इक्विलिब्रियम की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में करी थी, जहाँ पे दोनों फेजेस बराबर, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, एक बैलेंस बना हुआ है। पानी से वेपर, मतलब पानी नहीं है, लिक्विड से वेपर, और वेपर से फिर से लिक्विड बन रहा है। ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, अब इसमें 2 कंपोनेंट है, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो उनकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि हम 2 कंपोनेंट हैं, P1 एक कंपोनेंट से प्रेशर जनरेट हो रहा है और P2 एक कंपोनेंट से जनरेट हो रहा है। अब ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहीं पर एग्जैक्टली हम एक बहुत अच्छे टर्म की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि एक लॉ है, और वो किसने दिया था, रॉल्स ने दिया था। तो हम अब रॉल्स लॉ की बात करते हैं और इसी प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो जब हम इस पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर निकालेंगे तो उसके बारे में उसने बात करी थी। ठीक है, तो इस क्लोज सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, दैट्स इट। तो लेट्स स्टार्ट राउल्स लॉ।
जो राउल्ट ने बताया अब उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि अब मैं एक्सप्रेशन के तौर पे आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हम उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। उसने ये बताया कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड्स, दो कंपोनेंट हैं जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर के थ्रू। ठीक है, तो हमने मान लिया कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर P1 है, ठीक है, जो कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने मोल फ्रैक्शन के, यानी कि काई वन किसके लिए है, कंपोनेंट 1 के लिए। फिर उसी तरह से P2 हमने ले लिया कंपोनेंट 2 के लिए, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई 2। फिर बच्चों जब हम ये प्रोपोर्शनल का जो साइन हमारा लगा हुआ है, ये दोनों हमारा क्या है, काई 1 काई 2 क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब जब हम इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है, तब देखिए क्या होता है कि हम इसको लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू काई 1। अब ये जो P1 नॉट है ये नया टर्म है। P1 नॉट बच्चों क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या चीज़ है, अब प्योर कंपोनेंट कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ अज्यूम करी है कि हमारा जो कंपोनेंट A है अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में रहता, इस कंपोनेंट 1 के साथ कोई और चीज़ यानी कि कोई किसी और के साथ ये मिक्स नहीं हुआ होता, तब इसका वेपर प्रेशर क्या होता, तब हमने उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अज्यूम कर लिया है कि वो P1 नॉट होता। ठीक है, ये एक सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि वो प्योर फॉर्म में। इसी तरह से हम P2 के लिए भी लिखेंगे, P2 इज़ प्रोपोर्शनल टू काई 2 होता है। हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू काई 2। तो ये काई 1 और काई 2 ये दोनों क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और ये P2 भी क्या है, ये भी हम अज्यूम करते हैं कि जो P2 है अगर ये जो सेकेंड कंपोनेंट है वो अगर किसी और कंपोनेंट के साथ मिक्स ना हो के सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म में होता तब उसका वेपर प्रेशर क्या होता, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि डायरेक्टली तो हमारा ये P1 इज इक्वल टू P1 नॉट काई 1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट काई 2, ये हमारा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब ये जो हमारा राउल्ट्स लॉ है ये एक नए लॉ को जनरेट करता है, इसकी हेल्प से अब हम और आगे फर्दर जो है आपको बातें बताई जाएगी और एक और लॉ इंट्रोड्यूस होगा जिसकी हेल्प से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर दो कंपोनेंट का है, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो प्योरेस्ट फॉर्म में अगर किसी और के साथ मिक्स ना हुआ होता तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अलग अलग इंडिविजुअली उनका क्या कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता प्योरेस्ट फॉर्म में। इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब इससे हम डिराइव करेंगे हमारा दूसरा लॉ जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको जो फर्दर लीड किया वो थे डाल्टन, और उन्होंने फिर उसके बाद बताया। तो डाल्टन जो थे वो राउल्ट्स लॉ से इंस्पायर हुए और उन्होंने टोटल वेपर प्रेशर के बारे में बात करी, यानी कि पार्शियल पार्शियल को मिलाकर हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। तो इसको डिफाइन करते हैं द टोटल प्रेशर यानी P टोटल। ठीक है, द टोटल प्रेशर P टोटल ओवर द सॉल्यूशन फेज। ठीक है, सॉल्यूशन फेज की बात हो रही है। इन अ कंटेनर विल बी द सम, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाता है किसको, ऑफ द पार्शियल प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर होता है। दैट इज सो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब हमने P1 भी राउल्ट्स लॉ से निकाला हुआ है और P2 भी राउल्ट्स लॉ से निकाला हुआ है। अब हम उसको रखकर इस एक नई इक्वेशन को फाइंड करते हैं, एक नई इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहले मैंने इक्वेशन ड्राइव कर ली है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ठीक है, तो हमको जो है डाल्टन ने बोला कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होता है दोनों कंपोनेंट के। और जो हमारे राउल्ट्स लाए उन्होंने हमें पार्शियल प्रेशर का बताया अलग अलग इक्वेशन P1 और P2 के लिए। उन्होंने ये बताया कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कंपोनेंट A के लिए हो गया, कंपोनेंट B के लिए हो गया। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू P नॉट, मैंने बताया P नॉट क्या है, और P2
नॉट क्या है, P1 नॉट और P2 नॉट जो है वो प्योर फॉर्म में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, जब उसके साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, जब उसके साथ कोई और कंपोनेंट ना मिला हो, ठीक है, ये प्योर फॉर्म की बात कर रहा है। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1, P2 इज इक्वल टू P नॉट Chi2, ठीक है। तो Chi1 और Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है ईच कंपोनेंट का। अब हम जब P टोटल निकालेंगे तो हमें पता है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 की क्या वैल्यू है, P1 की वैल्यू है P1 नॉट Chi1, ये लिख दिया हमने, प्लस P2 की वैल्यू है P2 नॉट Chi2, ठीक है। अब हमें पता है कि जब कोई बाइनरी सॉल्यूशन होता है, ये बाइनरी कोई सॉल्यूशन होता है, तो इस बाइनरी सॉल्यूशन की जो भी वैल्यू होती है मोल फ्रैक्शन की वो 1 होती है। Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम Chi1 की वैल्यू निकालेंगे तो Chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Chi1 की जगह पर हम 1 माइनस Chi2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 माइनस Chi2 लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, P1 नॉट 1 माइनस Chi2 प्लस P2 नॉट Chi2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, P1 नॉट, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कि हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 प्लस P2 नॉट Chi2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, हमें Chi2 और Chi2 ये दो चीज़ें यहाँ पर कॉमन दिख रही हैं, ठीक है। तो हम इस कॉमन चीज़ को अलग रख देंगे और लिखेंगे P1 नॉट, अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये P2 इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा P2 तो ये जो कॉमन टर्म है इनको हमने अलग लिख दिया। तो हमारे जो अभी तक आई थी इक्वेशन P1 नॉट, जो हमने ब्रैकेट ओपन करके लिखा हुआ था, ठीक है, तो इस कॉमन टर्म को हमने यहाँ पर अलग रख दिया। तो जब हम P टोटल एग्जैक्टली लिखेंगे तो वो क्या होगा, P1 नॉट प्लस, क्योंकि P2 इधर आ रहा है, ठीक है, P1 नॉट प्लस P2, ठीक है, P2 माइनस P1 Chi2। तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन आता है ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है। डाल्टन लॉ के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर निकाला किसी भी ऐसे सिस्टम का जो कि क्या है, दो तरह के, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन लिए हुए हैं, दो तरह के कंपोनेंट हैं, दो तरह के वोलेटाइल लिक्विड हैं जो एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहे हैं, जिसमें हमने राउल्ट लॉ को पढ़ा और हमने डाल्टन लॉ को पढ़ा। अब इसमें एक ग्राफ है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फॉर श्योर डिस्कस करूँगी, और इससे रिलेटेड उसकी कॉन्क्लूजन्स, इस लॉ से रिलेटेड जो है हम कॉन्क्लूजन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, तो अब वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो इस वीडियो में आप कोशिश मेरी यही है कि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आई हों। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड जो भी बचे हुए टॉपिक हैं और जो इससे रिलेटेड जो भी बची हुई चीज़ें हैं मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगी आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।